सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में फॉर द फोर्थ वीक दैट इज़ फ्रॉम 25th ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है दैट द न्यू डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स आरबीआई एक्स गवर्नर राजीव रंजन एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ रिस्क ऑफिसर। तो अगर आपने मेरी मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो देखी है जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी में 3 मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 मेंबर्स जो आरबीआई के थे उसमें राजीव रंजन जी को हटाकर हमने एक न्यू पर्सन की अपॉइंटमेंट की थी। आप मुझे बताएंगे उनका नाम क्या है, जो कि मैं आपको लास्ट सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जब हमने उनको वहाँ से हटाया तो हमने उनको एक नई पोस्ट दे दी, दैट इज़ ऑफ एनडीबी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की एंड चीफ रिस्क ऑफिसर की। तो ये एनडीबी बैंक क्या है जान लेते हैं। एनडीबी बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनका एक बैंक है इन कंट्रीज़ का। ऑल्दो इस ग्रुप में अब 5 और कंट्रीज़ ऑफिशियली ज्वाइन कर चुकी हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है, उन्होंने ये बैंक बनाया है, ठीक है, ताकि अपनी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको वो लोन दे सकें। ठीक है, इसी को हम फोर्ट जिला डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको हमने कब किया था, 2015 में जो है इसको फॉर्म किया था इन्होंने, लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया था, 2016 में। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है डिल्मा रोसेफ, और एनडीबी को ज्वाइन करने वाला लास्ट मेंबर जो है वो है अल्जीरिया। आई होप आपको फर्स्ट न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, that is, USA has imposed a 25% tariff on the most goods imported from India, citing the direct import of Russia oil. ये जो कहानी है ये बहुत पीछे से चली आ रही है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। जो हमारे 47th प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप अंकल, ठीक है, दैट इज़ अपॉइंटेड फॉर 4-year टर्म। ठीक है, उनके वहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका टर्म कितने साल का है, 4 साल का है। और कितनी बार अपॉइंट कर सकते हैं, 2 बार अपॉइंट कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एक बार अपॉइंट हो चुके हैं, ये उनका सेकेंड टेन्योर चल रहा है। तो दे नो कि इसके बाद तो उनको कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चुन सकता है, तो वो चाहते हैं कि इस टेन्योर में अपने सारे काम करके जाऊँ। अब उन्होंने इंडिया को क्या बोला कि यू आर इम्पोर्टिंग जो क्रूड ऑयल होता है वो आप रशिया से मंगवा रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हम आप पे क्या कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे या टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी बात बोली थी। पहले उन्होंने बोला था ये जो टैरिफ होगा 25% का, इट इज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of अगस्त। फिर उन्होंने इस चीज़ को डिले करके 7 अगस्त को, दैट इज 7 अगस्त 2025 को 25% टैरिफ जो है इंडिया पे लगा दिया था। ठीक है, देन उन्होंने बोला था कि अगर आपने रशिया के साथ ट्रेड करना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर एडिशनल 25% लगा देंगे, यानी टोटल 50% का टैरिफ हम आपके ऊपर लगा देंगे। लेकिन वो बहुत समझदार हैं, उन्होंने क्या किया, जो भी मेडिसिन है, फार्मा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इनके ऊपर जो है टैरिफ जो आता है वो उन्होंने नहीं लगाया, बिकॉज दे नो कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं उनके काम के हैं। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊं कि रशिया से जो भी हम क्रूड ऑयल लेते हैं फिनिश करके वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ जाते हैं, यूएसए पे जाते हैं, बट स्टिल दे हैव अ प्रॉब्लम कि हम रशिया से ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री बताओ, ऑल्दो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर में इंडिया एंड यूएसए एंड रशिया हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो आपको पता होगा। ठीक है, अभी के लिए बस आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडियन ओरिजिन का है, यानी इंडिया से बनकर आया है, से हमने उसको पहले ट्रांसपोर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस में। ठीक है, एंड फिलीपींस से वो जा रहा है यूएसए में, तो कह रहा है अगर ऐसा भी है तो भी हम उनके ऊपर क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो इसका मतलब उनको इंडियन प्रोडक्ट से ही प्रॉब्लम है, और अब इंडिया के प्रोडक्ट जो भी हैं उसके ऊपर टैरिफ कितना लगा दिया उन्होंने, 50% विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अगस्त। ठीक है, थर्ड न्यूज, कैबिनेट अप्रूव्स restructure and extension of lending period beyond 31st of December 2024 of PM Swanidhi scheme। तो
क्या कह रहे हैं, जो हमारा कैबिनेट है उन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है 1 जून 2020 को यानी कोविड टाइम पे लॉन्च हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स आप समझते होंगे, जो कि रेडी पर अपना जो भी काम कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं खाने पीने की, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, ये लोग क्या है, डेली अर्नर्स होते हैं, रोज़ का बनाया रोज़ का बेचा और रोज़ ही उनको क्या होते हैं, पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए मोदी जी ने 1 जून 2020 को स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, अब उसकी जो डेट थी, जो डेडलाइन थी, वो क्या थी, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको लोन मिलता है। ठीक है, अगर वो टाइमली रीपे कर देते हैं तो उनको फिर लोन मिलता है, और फिर से टाइमली रीपे कर देते हैं तो फिर लोन मिलता है, यानी 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको लोन मिलता है। और अगर वो टाइमली रीपे करते हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब उनको छूट भी मिलती है, इंटरेस्ट रेट में कुछ छूट मिलती है। ठीक है, उनकी इसकी जो डेडलाइन थी वो थी 31 दिसंबर 2024, जिसको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए। ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो 31 मार्च 2030। ठीक है, इसमें टोटल आउटले 7332 करोड़ का है, और इससे 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं, यानी इतने लोगों को बेनिफिट होगा, और 50 लाख नए लोगों को बेनिफिट होगा, ऐसा हमें बताया गया है। ठीक है, इसकी एजेंसी कौन है, यानी कौन इस स्कीम को देख रही है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, तो उसकी मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जो कि बेसिकली लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स प्रॉपर जा रहे हैं ग्राउंड लेवल तक, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको सब सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको चेक करेंगे। अनदर थिंग जो कि इसमें चेंज हुआ है, फर्स्ट तो हो गया टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है। सेकेंड चीज़ जो इंक्लूड हुई है, दैट इज़ पहले क्या होता था, 10,000 का लोन मिलता था, अगर आपने टाइमली रीपे कर दिया तो आपको 20,000 का मिलेगा, और फिर टाइमली रीपे कर दिया तो 50,000 का लोन मिलेगा। ओके, बट अब ये जो अमाउंट है इसको इंक्रीज करके 10 को 15 कर दिया है, 20 को 25 कर दिया, और 50 रिमेन्स द 50। ठीक है, तो यानी कि 2 स्लॉट्स में, फर्स्ट और सेकेंड वाले में आपकी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। मोर ओवर, अगर आप इसको टाइमली रीपे करते हैं तो इसमें आपको 1600 कैशबैक इंसेंटिव भी मिलता है, प्लस 7% सब्सिडी भी मिलती है, जो कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट सबवेंशन बता रही थी, वो 7% का है पर एनम का, अगर आप टाइमली लोन को रीपे करते हैं। तो आई होप ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चे हमारी, दैट इज पीएम जनधन योजना कंप्लीटेड 11 ईयर्स। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीक की न्यूज़ में कि जो जनधन अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो डॉर्मेंट पाए गए हैं। व्हाट इज डॉर्मेंट, मैंने बताया था कि 2 ईयर्स तक अगर सेविंग अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो उसको हम डॉर्मेंट अकाउंट बोलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीक वाली वीडियो में भी जनधन योजना के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, अब ये फिर से न्यूज़ में आ गई है। तो देखिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई है स्कीम, दैट इज पीएम जनधन योजना कंप्लीटेड 11 ईयर्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीएम जनधन योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी, अनाउंस कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 को, और इसको लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, पहले ये जो है इसको बोलते थे BSBDA अकाउंट, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जनधन योजना। ठीक है, इसका स्लोगन क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका एम क्या है, जितने भी लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जितने भी लोग हैं जिनके बैंक में खाते नहीं हैं उनको बैंक से जोड़ना, ये इनका मेन एम है। ठीक है, और ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसके अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको रुपे कार्ड मिलता है, मैंने बताया था जो वीज़ा और मास्टर कार्ड होते हैं ये किन के हैं, बाहर USA की कंपनीज हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कुछ इंडियन या यू कैन से इंडिजीनियसली कुछ हम प्रमोट करें, तो हमने क्या बनाया, रुपे कार्ड। किसने बनाया, NPCI ने बनाया। ठीक है, इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का। अगर आप ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर आप
जो इस स्कीम से जुड़े हैं वो हैं 28 अगस्त 2018 से पहले जुड़े हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर इसके बाद जुड़े हैं तो आपको मिलेंगे 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए मिलते हैं। ठीक है, मेन एम मैं आपको बता चुकी हूँ, जीरो बैलेंस की ज़रूरत है, इंटरेस्ट मिलता है आपको डिपॉजिट पे, रुपे कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और आफ्टर 2018 जो है ये इसको अनिश्चित काल के लिए, जैसे अभी हम एक्सटेंशन पढ़ रहे थे ना उस वाली स्कीम का, पीएम स्वनिधि का, ऐसे ही जो पीएम जनधन योजना है इसको हमने एक्सटेंड किया है फॉर लाइफ टाइम पीरियड, यानी कि कोई इसकी अब लास्ट डेट नहीं है, अनिश्चित काल तक ये स्कीम चलेगी। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। उर्जित पटेल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, एज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 years। उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 24 नंबर के, करंटली कौन चल रहे हैं, 26 नंबर के संजय मल्होत्रा हैं, 25 नंबर के शक्तिकांत दास थे, आपको नंबर भी याद होने चाहिए। उर्जित पटेल जो हैं उनको हमने आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इस हफ्ते की जितनी भी न्यूज़ हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ये एनडीबी वाली भी इंपॉर्टेंट थी और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी को रिप्लेस किया होगा तो कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम जो है उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो हमने उर्जित पटेल जी को उनकी जगह पे बिठा दिया है। अब जो उर्जित पटेल हैं वो गवर्नर रहे हैं फ्रॉम 2016 टू 2018, लेकिन इनका टेन्योर कंप्लीट होता उससे पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी टेन्योर कितने साल का है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितने ईयर्स का होता है। ठीक है, और अपना टेन्योर कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, इनकी क्या अचीवमेंट्स थी, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकमेंड करी थी। सेकेंडली, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी बुक आई थी जो कि पूछ सकते हैं आपसे यूजीसी नेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ओवरड्राफ्ट जो है इनकी एक बुक आई थी उर्जित पटेल जी की। ठीक है, दैट इज इन 2020। ठीक है, टोटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होते हैं आईएमएफ में, 25। तो आप कहीं सोचो कि ये इकलौते हैं इन्हीं को ही रखा गया, तो ऐसा नहीं है। देयर आर टोटल 25, जिनमें से एक की टेन्योर खत्म हो रहा था कृष्णा जी का, और उसकी जगह पर उर्जित पटेल जी को रख दिया गया है। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ जो है 22 ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। आईएमएफ के स्टैटिक फैक्ट्स आपको पता होगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट को बनाने की बात की गई थी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी, जिसको हम ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आई है 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, जब 29 कंट्रीज ने आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट को रेक्टिफाई किया था, यानी साइन किया था, बेसिकली लागू किया था। ठीक है, टोटल मेंबर्स 191 है, जिसमें कि 190th नंबर का मेंबर है एंडोरा, जिसने 16 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन किया था। और जो लेटेस्ट मेंबर है, आपसे पूछ लेते हैं कई बार कौन है लेटेस्ट मेंबर, तो आईएमएफ का लेटेस्ट मेंबर है लिचिस्टीन। ठीक है, देन हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। इंडिया ने ज्वाइन किया 27 दिसंबर 1945 में, यानी कि हम क्या हुए इसके फाउंडिंग मेंबर्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि क्या हम इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि हमने सेम डेट पर ही इसको ज्वाइन किया है। आईएमएफ की करंट एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जवा। ठीक है, और इनका सेकेंड टर्म जो है 5 ईयर टर्म स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2024 में, यानी कि 2019 से 24 तक था इनका टेन्योर, फिर इनका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया फॉर मोर 5 years। फ्रॉम बुल्गारिया, कहाँ से हैं, बुल्गारिया से हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है पहले गीता गोपीनाथ थी, जो कि इंडिया से थी 2022 में। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन था जो हमारे इंडियन था और इस पोस्ट पे था, तो गीता गोपीनाथ थे। लेकिन अब चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पेरे ओलिवर। ठीक है, तो 2022 में गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करके ये आए थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो प्लीज़ ये पॉइंट्स सिर्फ आप याद कर लेना। ठीक है, देन फंक्शंस आपको पता है, दैट इज टू रिमूव बीओपी क्राइसिस। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल या टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो आईएमएफ को कंट्रीज
क्या करती हैं, कांटेक्ट करती हैं। अब इनकी कौन कौन सी पब्लिकेशंस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है यूजीसी नेट में कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पब्लिकेशंस हैं या कौन सी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो आईएमएफ करता है पब्लिश, तो आपको पता होना चाहिए। देन इंडियाज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं आईएमएफ के, ठीक है, यानी कि अगर रिप्रेजेंट करना तो कौन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। 2000 में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है, 2.44% है इन द आईएमएफ, ठीक है। देन वी हैव एन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, इट वॉज आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ फिजिकल करेंसी, रादर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं आईएमएफ वाले, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1969 और इसमें क्या होता है, जिस कंट्री का जितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इनको कोटा मिला हुआ है, ठीक है, और हर 5 साल में इसको रिव्यू किया जाता है। बास्केट ऑफ करेंसीज, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, कब बना, इसमें कौन सी मेजर करेंसीज है, तो ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो एंड यूएस का डॉलर, यानी ये सारी मिलाकर जो है हमारी क्या बनती है, एक करेंसी बनती है। कौन सी करेंसी, एसडीआर बनती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ कि क्या $1 की जो भी वैल्यू है क्या वो हमारे एसडीआर से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप और पहले क्या होता था, सिर्फ एसडीआर जो है यूएस डॉलर के बराबर होता था, लेकिन अब इसमें और भी करेंसीज इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसडीआर की वैल्यू $1 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, $1 की वैल्यू जो है, यानी एसडीआर की वैल्यू ज़्यादा है, $1 की वैल्यू कम है, ठीक है, यानी एक एसडीआर इज ग्रेटर देन $1। क्यों, क्योंकि उसमें बाकी करेंसीज की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी, ठीक है। देन इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि हाईएस्ट डिसीजन लेते हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मैंने आपको बता ही दिया 25 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड GOI स्टैट्स ऐप फॉर इजी एक्सेस टू द ऑफिशियल डाटा ऑन द गो, ठीक है। ये शायद मैं ऑलरेडी ये न्यूज़ में ऑलरेडी था इन बिफोर 2 months बैक, ठीक है, ये दोबारा से आया है तो मैं बता देती हूँ। GOI स्टैट्स क्या है, एक ऐप है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफिशियली जो भी डाटा है गवर्नमेंट का वो आप देख सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया होगा, NSO ने लॉन्च किया है अंडर द MOSPI, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, डाटाज हैं, उस पर आप जो है डाटा देख सकते हैं। 6 डोमेन और 9 की इंडिकेटर्स को इंक्लूड कर रहा है। क्या है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, CPI, PLFS, IIP, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, ये सारा डाटा आपको इस साइट पे मिल जाएगा। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो कहीं ना कहीं रिसर्च में काम कर रहे हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, तो वो डाटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्चेस ई-सखी पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन MP लैड्स फंड फ्लो स्कीम। तो MP लैड स्कीम क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इट वाज लॉन्च इन 1993। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो क्या करें, एक पर्टिकुलर एरिया को अडॉप्ट करें और उसको क्या करें, बेसिकली उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। तो कैसी स्कीम हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हुई। हर MP को, यानी हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ये फंड नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल मतलब कि एक बार आपको पैसा दे दिया, इन केस आपका 1 साल में 2 करोड़ यूज हुआ तो क्या 3 करोड़ खत्म, नहीं, इट कैन बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल आपके पास 8 करोड़ हो गए यूज करने के लिए, ठीक है। और इसका पैसा MOSPI रिलीज करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वो MPs को नहीं दिए जाते, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए इस MP लैड्स, यानी जो फंड मिल रहे हैं MP को, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ई-साक्षी पोर्टल, ताकि पता चल सके कि पैसा कहाँ तक पहुँचा है, फिर वो आगे कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं।
हर चीज़ का ट्रैक करने के लिए, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया है, ई साक्षी पोर्टल। यानी कि जो एमपीज, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो साक्षी मान रहे हैं गवर्नमेंट को कह के या भगवान को साक्षी मान के कि हम ये जो पैसा है वो वेलफेयर के लिए लगाएंगे, किसी और चीज़ के लिए लगाएंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो क्या ये पोर्टल अभी बना है? नहीं। तो आंसर इज नो। 1 अप्रैल 2023 को ये पोर्टल बन चुका है। ठीक है, अभी इसमें क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको डिजिटलाइज किया गया है। ठीक है, मोस्पी ने और एसबीआई ने इसको क्या किया, मर्जर हुआ है ताकि इसको क्या कर सकें, डिजिटलाइज कर सकें। ठीक है, तो और ऐसा बोला गया है कि जो भी रिकमेंडेशन ये देते हैं पार्लियामेंट को, उनको विद इन 45 डेज जो है हाँ या ना करनी होती है कि क्या ये पैसा जो बोल रहे हैं इनको देना है या नहीं देना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो फंड आपको सैंक्शन हो गया, इन एनी ऑफ द केस वो आपको मिल गया, तो आपको विद इन 1 ईयर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एक्सेप्शन केसेस के लिए द टाइम पीरियड इज 18 मंथ्स। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्कीम है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल आउटपुट राइजेस टू 3.7% इन द जुलाई ऑन स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होने के कारण, फैक्ट्री आउटपुट बेटर होने के कारण जो है ये नंबर जो है 3.7% हो गया है जुलाई में। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आईआईपी है इसका डाटा एनएसओ मोस्पी रिलीज करता है। ठीक है, देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेसिकली डाटा है, तो यहाँ पे भी आईपी है, यहाँ पे मॉस्पी है। ठीक है, राइम कर रहा है ना। और सीपीआई का डाटा भी कौन करता है, मॉस्पी रिलीज करता है, एनएसओ मॉस्पी रिलीज करता है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा है वो कौन करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और WPI का डाटा भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किस डाटा को रिलीज करता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हर महीने की 28 तारीख को ये डाटा रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा मैंने ये भी बताया था शायद लास्ट जुलाई वाले मंथ में मैंने आपको बताया था कि अगर 28 को छुट्टी है, कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन वो डाटा पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट, NSO to conduct the first household income survey in 2026। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं, NSO जो है अपना पहला हाउस होल्ड इनकम सर्वे यानी लोगों की इनकम पूछी जाएगी, और ये कौन करेगा, NSO करेगा। NSO किसके अंडर है, मॉस्पी के अंडर है। अब तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और इसके लिए क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकम लेवल को कलेक्ट करके वो अकॉर्डिंगली वेलफेयर पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट बना सके। एंड इसके लिए PC मोहन एंड S भल्ला नाम के जो 2 एक्सपर्ट हैं, इनको जो है क्या बोलते हैं, इनको दिया गई है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि कैसे ये सर्वे होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस प्रोसेस को कैसे स्मूथली कंडक्ट करना है। ये सब चीज़ें कौन बताएगा, कौन हेड करेंगे, मोहन जी और भल्ला जी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज GDP surges 5-quarter high at the rate of 7.8% in Q1 of fiscal year 26। अच्छा, अब ये जो डाटा है ये NSO ने रिलीज़ किया। अगर किसी और ने रिलीज़ किया होता तो मैं आपको बोलती कि ये डाटा बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि ये NSO ने रिलीज़ किया है, ऑफिशियल डाटास हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब 2023-24 में जो GDP थी वो थी 9.2%, देन 24-25 में 6.5%। ठीक है, ये आपको डाटाज याद रखने हैं, 9.2, 6.5, देन Q4 ऑफ फिस्कल ईयर 25। तो इसमें क्या थी, यानी इसी वाले ईयर के लास्ट वाले जो मंथ्स हैं, लास्ट वाला कौन सा मंथ हो जाएगा, Q4 कौन सा होगा, यानी कि आप उल्टा काउंट कर लीजिए बेशक, मार्च, फेब, जनवरी और दिसंबर, ये 4 जो महीने हैं इसमें 7.4 थी, ओवरऑल 6.5 थी, लेकिन Q4 की 7.4 है सेक्टर वाइज। अच्छा, लेकिन अब डाटा किस चीज़ का आया है, 2025-26 के Q1 का आया है। Q1 क्या हो गया, यानी कि आपका अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसका डाटा जो है अब रिलीज किया है NSO ने, एंड विच कम आउट टू बी 7.8%। ठीक है, जब ये पूरा डाटा कंबाइन आ जाएगा तो इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं रहेगी, लेकिन अभी आपको याद रखना है। सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.7 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.7% ग्रोथ देखी गई है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ जो हमारी इस हफ्ते की थी। इस हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमिक्स की, जो कि आप मिस नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन, थैंक यू।